दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज के इस क्लास में 16 से 18 मार्च 2026 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होगा। अच्छा, पिछला एक दो क्लास इसलिए एब्सेंट हुआ था, हमने क्लास में जानकारी पिछले क्लास में आपको बोला भी था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ तकनीकी कारणों से ये मतलब हुआ है। तो आज के इस क्लास में उसकी हम भरपाई करेंगे। हालांकि कुछ चीजें और अतिरिक्त होंगी जो पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। आप लोग भी एक समय निर्धारित कीजिए, चीजों को बेहतर तरीके से तैयार करना चाहते हैं और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए ये सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है, विशेष रूप से बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चलिए, पिछले क्लास में दोस्तों एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। ये प्रश्न बिहार दिवस 2026 के संदर्भ में है कि इसका जो थीम था 2026 में 114वां बिहार दिवस का, वो निम्न में से क्या निर्धारित है। इसमें हमने आपको बतलाया था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, ये 2026 का 114वां बिहार दिवस का थीम है। उससे पहले 2025 का थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार। बस उज्जवल और विकसित में यहां पर डिफरेंस याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर बी नंबर विकल्प में जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अच्छा, ये सारी चीजें यहां पर देखिए हमने लिखा भी है। फिलहाल यहां पर इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। एक नजर इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। 2024 से लेकर के 24 है ना, नहीं सॉरी 22 से लेकर के 26 तक का, इसमें एक चीज ये ध्यान रखिए, 2024 में कोई थीम नहीं था। ये चीजें एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं बिहार दिवस के थीम को लेकर। बिहार की स्थापना एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर 22 मार्च 1912 को हुआ था। ये चीजें अच्छे से डिस्कस हम कर चुके हैं। और यहां जो अभी आप देख रहे हैं, ये वैसे प्रश्न है बिहार की स्थापना से संबंधित जो कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। फिलहाल सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बिहार में प्रस्तावित नई हाई सिक्योरिटी जेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, कथन एक कहता, अच्छा विचार करना है और हमें क्या फाइंड करना है कि कौन सा या फिर कौन से कथन इसमें सही है। तो कथन एक में देखिए कहा रहा है, मतलब यहां पर लिखा गया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जो इस समय सम्राट चौधरी, हालांकि गृह मंत्री भी हैं बिहार के, तो सम्राट चौधरी ने कैमूर जिले की अघोरा पहाड़ी क्षेत्र में हाई सिक्योरिटी जेल निर्माण की घोषणा की है। अच्छा, ये सारी चीजें जो यहां पर इस कथन में लिखा गया है, ये बिल्कुल सत्य है। इसकी घोषणा हुई है और यह घोषणा राज्यव्यापी समृद्धि यात्रा के दौरान जो आयोजित जन संवाद कार्यक्रम है ना, नीतीश कुमार की जो समृद्धि यात्रा, उस दौरान ये घोषणा हुई है। तो ऐसे में ये कथन भी यहां पर सत्य है। अगला कथन है कि प्रस्तावित जेल का उद्देश्य केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंदियों को स्थानांतरित करना नहीं। यहां पर अगर आप देखेंगे, अच्छा इसको लेकर अभी हम चर्चा कर लेंगे थोड़ी देर में, नक्सल को लेकर, नक्सल प्रभावित बिहार को लेकर अभी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल ओवरऑल ये जो कथन है ये असत्य है। चौथा कथन है कि इस प्रकार की जो हाई सिक्योरिटी जेल होते हैं, इसका निर्माण आमतौर पर संवेदनशील एवं उच्च जोखिम वाले अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ये आप लोग बखूबी जान भी रहे हैं और ये चीजों को समझ भी रहे हैं। तो कथन 1, 2 और 4 कौन से विकल्प में है देख लीजिए, विकल्प नंबर बी में है। ये यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, यहां पर हम कई सारी चीजों को लेकर इस प्रश्न में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों, अभी हाल ही में फरवरी 2026 में बिहार को नक्सल प्रभावित मुक्त घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और यह प्रयास लंबे समय से चली आ रही थी और फाइनली जो अंतिम माओवादी था राजेश कोढ़ा नाम से, उन्होंने अपना सरेंडर किया। 3 लाख रुपए का वो एक प्रकार से इनामी राशि मतलब उनके ऊपर था, मतलब घोषित कर सकते हैं, एक प्रकार से होता है ना, मतलब किसी खास करके आतंकवादी हो गया या फिर कोई माओवादी हो गया, कोई नक्सली, मतलब इस तरह से, मतलब 3 लाख का इनामी या फिर कुख्यात वो अपराधी था। मतलब उन्होंने सरेंडर किया है कहां पर, तो मुंगेर में, और परिणाम स्वरूप फरवरी 2026 में बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। ये चीजें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी कुछ चीजों को लेकर और हम यहां पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि बात यहां पर कैमूर की हो रही है, तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा, अगर बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, मतलब जो क्षेत्रफल है, मतलब सभी जिलों का, तो क्षेत्रफल वाइज सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है वो बिहार के कैमूर में ही है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि दूसरा जो टाइगर रिजर्व है, जो पश्चिमी चंपारण के बाद वाला, इसको मंजूरी भी अभी दिया गया है। और जरा गौर कीजिएगा, जो ये झरना आपको दिख रहा है ना, ये बिहार के कैमूर की पहाड़ियों में झरना है। मुझे नाम तो नहीं मालूम है, मतलब ये वहीं का दृश्य है जो मैंने इंटरनेट से लिया है।
आप लोग बताइएगा, कोई यहाँ के रहने वाले हैं और इनका नाम मतलब इस झरने का नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों एक जानकारी अभी जो मैं बोल रहा था कि सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो कैमूर में है, यहाँ पर देखिएगा वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में जो 18वां एडिशन था इसका, देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है, ये इसका 18वां संस्करण, देखिए यहाँ पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ये 18वां संस्करण था। इसमें बिहार को लेकर 2 पॉइंट, ऐसे तो ये पूरा बिहार को लेकर ही है लेकिन 2 पॉइंट पे जरा गौर कीजिएगा। सबसे अधिक वन क्षेत्र कैमूर में, फिर पश्चिमी चंपारण जो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है, फिर उसके बाद तृतीय स्थान पर आता है रोहतास। अब एक चीज यहां पर यह समझिएगा कि बिहार सरकार ने 2028 तक हरित आवरण 17% बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो इस समय 15% है। 2028 तक का लक्ष्य है कि हरित आवरण क्षेत्र वो हो जाए 17%। अच्छा एक जानकारी यहां पर हमने नहीं लिखा है, चलिए वो मैं आपको बतला दे रहा हूं। जो हमने सबसे अधिक वन क्षेत्र की बात किया, मतलब जिले वाइज कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है सबसे कम जो वन क्षेत्र है वो किस जिले में है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा 1% भी नहीं है, वो जिला है शेखपुरा। आप में से अगर कोई शेखपुरा से हैं तो कमेंट बॉक्स में वहां की स्थिति के बारे में थोड़ा लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल ये वन स्थिति रिपोर्ट को लेकर ये जानकारी ध्यान रखिए, और वृक्षारोपण में हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमने भी बहुत सारे पेड़ गांव में लगाए हैं, कभी मौका मिलेगा तो आपको हम जरूर वो चीजें दिखलाएंगे। तकरीबन अभी तक मान के चलिए 200 से 250 पेड़ से मतलब प्लस ही होगा जो हमने लगाया है, और वो चीजें हम जरूर आपको दिखाएंगे। और वो कौन सी पेड़ है वो चीजें आप लोग देख के बताएंगे। फिलहाल थोड़ा टाइम दीजिए, जब गांव जाएंगे तो वो चीजें आपके साथ हम शेयर करेंगे। और आप लोग भी पौधारोपण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, ये जरूरी भी है। बिहार में वन क्षेत्र बहुत कम है, या फिर वन क्षेत्र और पौधारोपण एक अलग चीज हो जाता है, लेकिन फिर भी ये परिणाम जो है वो पर्यावरण संरक्षण को लेकर ही देखने को आपको मिलेगा। चलिए फिलहाल एक जानकारी और, चूंकि कैमूर में हम टाइगर रिजर्व की भी बात कर रहे हैं, और इसको अभी हाल ही में 2024 में केंद्र सरकार ने इसकी पुष्टि की थी, मतलब एक प्रकार से मंजूरी दिया था, और ये चीजें पुनः से आपको देखने को मिलता है। अभी 2026 में ये पुनः हमने बतलाया है कि इसको राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में एक प्रकार से विकसित करने को अंतिम स्वीकृति जो है बिहार सरकार ने प्रदान कर दी है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही जब ये बनकर तैयार होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसका क्षेत्रफल होगा ये 1504 वर्ग किलोमीटर होगा। और वाल्मीकि नगर में जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, अगर उसकी बात करें तो मतलब बहुत कम है। यहां पे देखिए हमने कहीं लिखा भी है कि पश्चिमी चंपारण के, अच्छा यहां पे देखिएगा तकरीबन 1000 किलोमीटर मतलब स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है। बिहार का ओवरऑल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो पश्चिमी चंपारण में पहला टाइगर रिजर्व है, दूसरा कैमूर में प्रस्तावित है, और ये जब बन जाएगा तो ये सबसे बड़ा होगा, मतलब ये चीज ध्यान रखिए। और टाइगर सफारी की शुरुआत 1 नवंबर 2022 को हुई थी। और दोस्तों एक चीज आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि यहाँ 2022 की बात आई तो मुझे एक चीज ध्यान में आ गया, क्योंकि आज वाले करंट अफेयर्स की क्लास में जो क्लास नंबर है वो है 1100। मतलब ये जो क्लास डेली बेसिस पर हुआ है, हालांकि बीच में कभी कभार जैसे आज वाली क्लास में 1-2 दिन का गैप है, हालांकि ये चीजें होती रहती है, हम भी इंसान है, कुछ परेशानी होती है। तो मतलब यहाँ पर देखिएगा इन सब के बावजूद भी मतलब जो गैप है उसको हमने काउंट नहीं किया है, जो क्लास हमने लिया है। तो करंट अफेयर्स में ये 1100 नंबर का क्लास है, 1100वां क्लास है, ये ध्यान रखिए, 1100वां। तो इस अवसर पर एक शानदार आपके लिए ऑफर भी है, वो चीजें अभी हम वीडियो में आपको बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इसलिए हम बतलाने जा रहे थे क्योंकि 2022 यहाँ पे मतलब मुझे ध्यान में आया, तो शुरुआत भी 2022 में हुई थी। 2022 वाला नवंबर महीने का मंथली पीडीएफ देखिएगा, जब टाइगर सफारी की शुरुआत बीटीआर में हुई थी, वो चीजें हमने आपको पढ़ाया था। क्योंकि टाइगर की बात हो रही तो दोस्तों 1-2 पॉइंट रिसेंटली बहुत ज्यादा खबरों में रहा है, वो चीजें आइए एक नजर हम देख लेते हैं फटाफट। अभी गुजरात को टाइगर स्टेट के रूप में 33 साल के बाद पुनः से मान्यता दी गई है। कुछ समय पहले यह मान्यता गुजरात से छीन ली गई थी, मतलब वहां पर बाघों की पुष्टि नहीं हो पाए थे, जिसके बाद ये मान्यता या फिर जो एक प्रकार से उन बाघों की मौजूदगी वहां नहीं पाई गई तो मान्यता वापस ले लिया गया। लेकिन पुनः से यहां पर पुष्टि हुई है कि यहां टाइगर है, तो एक प्रकार से फिर से मान्यता दिया गया है, ये चीज ध्यान रखिए। और टाइगर की बात हो रही है
तो बिग कैट अलायंस, ये नाम आपने जरूर सुना होगा और यहां से एसएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। तो बिल्ली की जो 7 बड़ी प्रजाति है उसको संरक्षण देने को लेकर इसकी शुरुआत हुई थी कर्नाटक के मैसूर में, प्रोजेक्ट टाइगर का जब 50 वर्ष पूरा हुआ था। ये चीजें ध्यान रखिए। और इसमें एक जानकारी यह है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अच्छा, ब्रिक्स को लेकर भी एक प्रश्न है, एक्चुअली यहां पर देख लेते हैं। तो इस शिखर सम्मेलन जो कजान रशिया में आयोजित हुआ था, वहां पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को जो ब्रिक्स देश हैं, मतलब ब्रिक्स देशों में अगर सदस्य देशों की बात करें तो इस समय 10 सदस्य देश हैं, वो चीज अभी हम आपको दिखलाएंगे। तो वो सभी देशों ने मान्यता दिया था और 10 सदस्य देशों में जो सबसे नवीनतम है वो कौन सा है, तो वो है इंडोनेशिया। तो अब यहां पर दूसरा प्रश्न है कि देश भर में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने की केंद्र सरकार की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन यहां पर सही है। देखिए, कथन एक है प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बिहार के गोपालगंज में एक जगह है सवैया और बेगूसराय में एक जगह उलाव, इसके अतिरिक्त भागलपुर और छपरा में नए एयरपोर्ट विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। जो 100 नए एयरपोर्ट का प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से आया है उसमें बिहार के ये सारे जगह या फिर यूं बोल लीजिए ये सारे शहर इसमें शामिल हैं जहां पर नए एयरपोर्ट का निर्माण होगा। ये कथन सत्य है। अगला कथन है कि बिहार में वर्तमान समय में पटना और दरभंगा एयरपोर्ट ही ऐसे एयरपोर्ट है जहां से नियमित वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं संचालित होती है। क्या लगता है? बिल्कुल ये कथन सत्य है। और वर्तमान समय में बिहार के गया जी एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट पर सीमित सेवाएं उपलब्ध है। अच्छा, ये भी कथन यहां पर सत्य है। पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत तो भी रिसेंटली हुई है, आप लोग जानते भी हैं। अच्छा, फिलहाल ये देख लीजिए कथन कौन सा सत्य है। विकल्प नंबर डी, यानी कि सभी कथन यहां पर इस प्रश्न में राइट मतलब है। तो विकल्प नंबर डी सभी कथन सही है। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर यहां पर जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, कुछ ही जगहों के लिए सीमित कह सकते हैं, खास करके उड़ान सेवाएं यहां से इस समय उपलब्ध है। दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी उड़ान योजना के तहत 2020 में। वो तिथि आई थिंक 8 नवंबर है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है। 8 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी उड़ान योजना के तहत। उड़ान योजना का पूरा नाम क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, अच्छे से हमने आपको पढ़ा दिया है। चलिए फिलहाल आइए अगले सवाल पर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, इसी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, पूरी रिपोर्ट की रूपरेखा आपके समक्ष रहती है और जब तक रिपोर्ट के बारे में पूरा आप पढ़े नहीं होंगे तो आप इसको हल ही नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखिएगा। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है, ध्यान रखिएगा। पूरा एकदम ये रिपोर्ट को लेकर गहन अध्ययन या फिर जो जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए। हमें विचार करना है कि कौन सा सही है। देखिए, पहला कथन है कि यह रिपोर्ट, अच्छा एक सेकंड, यह रिपोर्ट जो है प्रति वर्ष, एक सेकंड, यह जो रिपोर्ट है प्रति वर्ष इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट प्रति वर्ष द्वारा जारी, यहां एक शब्द छूट गया है, जारी किया जाता है ना, तो ये ध्यान रखिए, बिल्कुल ये सही है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा यह प्रति वर्ष जारी किया जाता है, ये कथन सही है। और इसमें किसी भी इंडेक्स को लेकर, किसी भी सूचकांक को लेकर, ये हमने बार बार बोला है कि अब के समय में जो स्कोर रहता है वो स्कोर आपसे पूछा जाता है। पहले के समय में क्या होता था कि कौन शीर्ष पर है और भारत की रैंक क्या है, ये तो पूछी जाती ही थी, लेकिन अब ये स्कोर भी पूछा जाता है। तो भारत 6.428 स्कोर के साथ इस सूचकांक में 13वें स्थान पर रहा है। सुधार इसमें देखने को मिला है दोस्तों। यहां कथन, अच्छा ये कथन जो ये बिल्कुल सत्य है। अब कथन 3 को ध्यान से देखिएगा। इस सूचकांक में पाकिस्तान पहली बार दुनिया का सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश यानी कि प्रथम देश बनकर ये उभरा है। और इसके बाद बुकिर्ना फासो दूसरे स्थान पर और नाइजर जो कंट्री है वो तीसरे स्थान पर है। तो ये बिल्कुल यहां पर ये कथन भी सत्य है। इस सूचकांक में ये पहली बार देखने को मिलता है कि आतंकवाद प्रभावित देशों में सबसे आगे पाकिस्तान है, पहले स्थान पर। पहले के समय में कुछ रिपोर्ट में आपको अफगानिस्तान दिखेगा, लेकिन यहां आपको पाकिस्तान दिख रहा है। ये चीजों को याद रखिएगा। अच्छा, फिलहाल यहां पर तीनों के तीनों जो कथन है इस प्रश्न में भी सही है, तो सभी कथन सही है, विकल्प नंबर डी।
इस सूचकांक को लेकर कई सारी जानकारी आपको पीडीएफ में अतिरिक्त रूप से हम देंगे। फिलहाल इतनी बातें यहां पर ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद हम आते हैं अगले सवाल पर। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के द्वारा ये प्रत्येक महीने दिया जाता है और यहाँ 2026 के संदर्भ में प्रश्न है कि फरवरी 2026 के लिए मार्च 2026 में घोषणा हुई है, लेकिन पुरस्कार किस महीने के लिए है? तो फरवरी 2026 के लिए। अच्छा, पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही है? विकल्प ए बी सी में जब आप नजर डालेंगे तो पुरुष और महिला वर्ग सब में हमने मेंशन किया है, ये पुरुष वर्ग और फिर महिला वर्ग। तो वैसे यहां इसका जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर ए। पुरुष वर्ग में पाकिस्तान के जो ओपनर बल्लेबाज हैं साहिबजादा फरहान, और महिला वर्ग में भारत की अरुंधति रेड्डी को यह पुरस्कार मिला है। अतः जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर ए। दोस्तों ये सूची आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सवाल यहां से बनते हैं जैसे कि जनवरी 2026 और फरवरी 2026, ये दोनों की जानकारी यहां पर आप देख रहे हैं। इसको मिस नहीं करना है क्योंकि यहां से अगर सवाल बनेंगे तो एक अंक आपके हाथ में होंगे। 2025 में भी पूरा का पूरा लिस्ट जब जब घोषणा हुई थी तब तक हमने आपको दिया था और ये सूची को भी हम अपडेट करते रहे थे, है ना। तो ये चीजें जरूरी हो जाती है, आपको याद रखना, सवाल यहां से एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए फिलहाल एक पीडीएफ के कवर पेज को आप यहां पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर जाइए। एक्चुअली इसकी जो फी है वो 59 रुपये मात्र है, मात्र 59 रुपये। ऐसे 99 रुपये में लॉन्च हुआ था, लेकिन ये जो फी है वो घटा दिया गया, 59 रुपये दाम है। लेकिन इसके बावजूद अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, 152 पेज है। अभी जो ये एक 1100वां क्लास आप देख रहे हैं आज वाले करंट अफेयर्स का, इस अवसर पर आपको ये मैं बता दूं कि तमाम कोर्स और पीडीएफ टेस्ट सीरीज तमाम चीज़ों में, मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी में आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। बस एक कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा BM50, और ये ऑफर केवल आज के लिए है। कोर्स को परचेज करते समय वहां पर भी ऑफर आपको दिखेगा, बस प्लान पैकेज सेलेक्ट करते हुए आप उसको ले सकते हैं। अच्छा यहाँ इस पीडीएफ की बात करें तो मान लीजिए 60 रुपया है तो 30 रुपया के आसपास में इसको आप ले सकते हैं। 152 पेज है और ये हिंदी में उपलब्ध है। इसका डेमो पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा, किस प्रकार से मतलब चीजें उसमें हमने रखा है। नो डाउट इस पीडीएफ को अगर आप लेते हैं तो कोई शिकायत नहीं होगा। कोई शिकायत होगा तो एक नंबर नोट कर लीजिए 8228947923। अभी तक इस पीडीएफ को हजारों लोग परचेज कर चुके हैं, तो आप भी लीजिए, इसको पढ़िए। अच्छा इस पीडीएफ को लेने का एक अच्छा तरीका यह है कि एप्लीकेशन पे जो करंट अफेयर्स का विजेता बैच है, अगर आप इसको लेते हैं अभी 50% डिस्काउंट में, तो इसमें भी तमाम चीज आपको मिल जाएगी। कंप्लीट प्रिपरेशन यहां से आपकी होगी, है ना। तो ये आप ले सकते हैं, कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा BM50, और ये केवल आज के लिए है। और जो 72वीं बीपीएससी का टेस्ट सीरीज है इसमें भी, इस कोर्स में भी ये कूपन अप्लाई होगा, केवल आज के लिए 50% ऑफ, और ये ऑफर केवल आप सभी के लिए है। इसका लाभ उठाइएगा कूपन कोड अप्लाई करते हुए। चलिए फिलहाल आइए अगले सवाल पर। 5वां सवाल बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ब्रिक्स द्वारा प्रदान किए गए महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार, वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार या फिर अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा, महिला सशक्तिकरण में योगदान देने को लेकर कल्पना सोरेन को ब्रिक्स द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन सा सम्मान? तो ये ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार, एक्चुअली में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार किन्हें मिला है? कल्पना सोरेन को। ये लिखा गया है कथन में, तो कथन वैसे वास्तव में सत्य है। कल्पना सोरेन का संबंध भारत के झारखंड से है, वही झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और सम्मिलित भूभाग का 44% हिस्सा के साथ झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। और झारखंड की पहले जो मुख्यमंत्री थे वो बाबूलाल मरांडी थे। ये भी कथन यहाँ पर सत्य है। कथन 3 पे आइएगा, ब्रिक्स संगठन में वर्तमान में कुल 5 सदस्य देश हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जो कजान रशिया में अक्टूबर 2024 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, वहां पर इसमें 4 देश शामिल हुए थे। 5 4 9 हो गया, पहले तो 5 देश था ही। ऐसे ये कथन औसत्य है। अभी ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया जो मैंने अभी बोला है, ये चीज़ें अभी हम आपको दिखलाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन ये कथन औसत्य है। अगला कथन 4 जो है, ब्रिक्स द्वारा यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तो अभी जो दिया गया, एक्चुअली यहां पर भी लिखा गया विमेन एम्पावरमेंट, तो ऐसे ये कथन जो है वो सत्य है। कथन 1, 2 और 4 कौन सा विकल्प में है? देख लीजिए, विकल्प नंबर 1 में है ये कथन। यहाँ मतलब ये जो विकल्प है 1, 2 और 4 ये सही है। दोस्तों ब्रिक्स देशों की एक्चुअली, या फिर ब्रिक्स जो संस्था है, एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक समूह है। शुरुआत इसकी हुई 2006 में,
और इस साल 2026 में इसकी 20वीं वर्षगांठ भी है। अभी कुछ चीज़ों को समझना है आपको कि ब्रिक्स देशों की जो स्थापना हुई थी उस समय इसका ब्रिक्स नाम नहीं हुआ करता था, ब्रिक नाम था, BRIC। मतलब बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। अब यहां पर यह देखने को मिलता है कि 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होता है, तो ब्रिक्स से हो जाता है ब्रिक्स, मतलब साउथ अफ्रीका का जो एस अल्फाबेट है उसमें शामिल होता है। लेकिन दोस्तों एक बात यह ध्यान रखिएगा, 2024 में अक्टूबर में कजान रशिया में जो 16वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, वहां पर मिस्र, ईरान, इथोपिया और इसके अतिरिक्त संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, ईरान, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात, देखिए मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल हुआ। फिर जनवरी 2025 में इसमें इंडोनेशिया शामिल हो गया। तो 5 देश पहले, 4 2024 में और 1 2025 में, 5 4 9 1 10। इस समय अगर आप देखेंगे तो ब्रिक्स में 10 सदस्य देश हैं और पार्टनर देशों की भी संख्या ब्रिक्स में 10 है। सदस्य देशों में सबसे नवीनतम इंडोनेशिया है, पार्टनर कंट्री जो साझेदार देश है इसमें सबसे नवीनतम है वियतनाम, जो 2025 में ही इसमें शामिल हुआ है। अच्छा, ब्रिक्स देशों की जो एक प्रकार से ये जो 16वां शिखर सम्मेलन था, 17वां तो ब्राजील में हुआ है, उसके बाद भारत को कमान मिली है, वो चीजें यहां पर हमने लिखा भी है ना। ब्राजील ने अभी हाल ही में 2026 के लिए ब्रिक्स की जो मेजबानी है, जो कमान है, वो भारत को सौंपी है। ये चीजें याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। और ब्रिक्स की मेजबानी में ये 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। 17वां कौन किया, देखिए 16वां किसने किया है तो रशिया ने, 17वां ब्राजील ने, 18वां भारत को मिली है कमान और भारत की मेजबानी में ये आयोजित होना है। और इसको लेकर अभी हाल ही में इसका थीम और एक लोगो भी, मतलब इसका अनावरण किया गया, जो कि एक नमस्ते की मुद्रा में, आप यहां पर देख रहे हैं ना, ये नमस्ते की मुद्रा में ये एक प्रकार से सिंबल या फिर लोगो को आप देख सकते हैं। दोस्तों भारत इससे पहले 3 बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। 2026 वाला जो होगा 4थी बार होगा। अब 3 बार कब कब किया है, एक तो 2012 में 4वां शिखर सम्मेलन, 16 में 8वां और 2021 में 13वां शिखर सम्मेलन। 2026 वाला ये 4थी बार होगा जब इसकी मेजबानी करेगा भारत। और ये कौन सा संस्करण होगा, ये 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इतना क्लियर है, याद रखिएगा। सवाल यहां से अगर बनेंगे तो 1 अंक आपके हाथ में होंगे। चलिए आ जाइए अगले सवाल पर। हाल ही में आयोजित काकाडू अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। कथन 1 है, काकाडू अभ्यास 2026 का जो आयोजन है ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ये बिल्कुल सत्य है, यह एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, यहां तक तो सही है, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाता है, ये भी सत्य है। देखिए इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री सहयोग और आपसी समन्वय को बढ़ाना है, और यह भी कथन सही है, इसके उद्देश्य में इसको ध्यान रखिएगा। अगला चौथा कथन यहां पर यह कहता है कि काकाडू अभ्यास का जो आयोजन है ये प्रत्येक वर्ष होता है। दोस्तों ये एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, लेकिन ये वार्षिक अभ्यास नहीं है, ये ध्यान रखिए, ये द्विवार्षिक अभ्यास है, प्रत्येक 2 वर्ष पे आयोजित होता है। तो यहां ये कथन औसत्य है। देखिए 1, 2 और 3 कौन से विकल्प में है, विकल्प सी में है, यही तो हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों जो बायलैटरल एक्सरसाइज होते हैं भारत और किसी अन्य देश के बीच, वो काफी इंपॉर्टेंट है वास्तव में। यहां से सवाल बनते हैं, वो देखिए हमने आपके बीच भी रखा है। एक उदाहरण के तौर पर संप्रीति, मित्र शक्ति, मैत्री व्यायाम, वज्र प्रहार, नमडिक एलिफेंट, समुद्र लक्ष्मण, खंजर, गरुड़ शक्ति या फिर शक्ति अभ्यास, धर्म गार्जन, विनबैक्स, सूर्य किरण, हैंड इन हैंड, सिम्बैक्स, ओष्टहिंद अभ्यास, लामितीय जो अभी हम कुछ दिन पहले आपको बतला रहे थे, जो कि लामितीय का अर्थ होता है मित्रता, टाइगर, ट्रम्फ, वरुण और इंद्र, ये सभी वैसे अभ्यास है जहां से सवाल एग्जाम में बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने, एक्चुअली यहां एक हिंट भी छुपा हुआ है, राज्य सरकार के बारे में तो पूछा गया है, किस राज्य सरकार द्वारा, मतलब यहां मुख्यमंत्री का भी नाम दिया गया है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब ये हिंट आपको मिल चुका है। देखिए अपने बजट 2026-27 में गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना शुरू किया है। सुखविंदर सिंह सुखी परिवार योजना, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। अच्छा दोस्तों बजट की बात हो रही है, तो ऐसे में बजट से संबंधित जानकारी के लिए आपको एक वीडियो देखना चाहिए, जो कि बड़ी मेहनत से पूरा का पूरा निचोड़ हमने उस वीडियो में दिया है, जो आप यहां पर मेरे पीछे देख रहे हैं। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो एप्लीकेशन पे, हालांकि ये यूट्यूब पर भी आपको फ्री में मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे फ्री वीडियोज वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां इसका निःशुल्क पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना। पूरा बिहार बजट का निचोड़ इसमें है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर भी एक वीडियो हमने आपको दिया है। ये तो हो गया बिहार बजट का, यह है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का, जो बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको पढ़ाया है।
मतलब तमाम पॉइंट को हमने कवर किया है और ये चर्चाएं इतनी अच्छी है, मजा आपको आ जाएगा। और दोनों टॉपिक को मिलाकर हमने कुल 76 प्रश्नों का एक खास करके आपको प्रैक्टिस भी करवाया है इस वाले वीडियो में। सभी वीडियो को फ्री वीडियोज वाले सेक्शन में जाकर देखिए और निःशुल्क पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी पे नहीं करना है ना। उसको आप लोग जरूर देखिएगा एप्लीकेशन पे जाके। चलिए 8वां प्रश्न है कि हाल ही में गठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग, नेशनल डेंटल कमीशन, जो अभी हाल ही में एक नया संस्था गठित किया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो इसके पहले अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्ति हुई है वो कौन है? जो नाम यहां पर दिया गया हरियाणा के हैं डॉक्टर संजय तिवारी। अब दोस्तों इस प्रश्न को इसलिए भी आपको याद रखना है कि ये नया मतलब गठन हुआ है इस आयोग का, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो ऐसे में प्रथम अध्यक्ष के रूप में इनकी जो भूमिका है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला सवाल है कि भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त स्क्वैश खिलाड़ी, मतलब यहाँ खाली जगह पे नाम भरना है, जिन्होंने मुंबई में आयोजित जीएसडब्ल्यू इंडियन ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला एकल टूर्नामेंट का जो खिताब है वो अपने नाम किया। दरअसल मुंबई में जो प्रतियोगिता आयोजित हुई, यहाँ फाइनल मुकाबले में मिस्र की हाना मोअताज को हराकर लगातार दूसरी बार इन्होंने यहां पर खिताब अपने नाम किया है। तो ऐसे में यहां इसका राइट जो आंसर है वो है विकल्प नंबर बी। अगर आप प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र को देखते हैं, अच्छा ये एप्लीकेशन पे भी हमने उपलब्ध कराया है PYQ, खास करके बीपीएससी को लेकर, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह के मतलब कि इंडिविजुअल जो पुरस्कार या अवार्ड किसी खेल में मिलता है, सवाल बनते हैं। क्योंकि ऐसे में एक चीज ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, बहुत सारे पुरस्कार जीतते हैं, अब उतना याद रखना बहुत टफ होता है। तो उसमें कुछ को छांटिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि एक दो सवाल हमें जनरली यहां से देखने को मिल जाता है हर बार, दो तो नहीं, कम से कम एक तो जरूर। जैसे यहां पर फोकस कीजिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2027, ये एक्चुअली यहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स में एक शब्द छूटा हुआ, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन सा सही है ये देखना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2027 का जो आयोजन है ये माल्टा में किया जाएगा, जो एक देश है दक्षिणी यूरोप में, एक द्वीपीय देश है यहां पर। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। और दोस्तों खेल जो है 2027 का जो होगा ये 8वां संस्करण होगा, जो 29 अक्टूबर से 4 नवंबर 2027 तक आयोजित होगा, ये भी कथन सत्य है। और इन खेलों का जो आयोजन है माल्टा के प्रमुख शहरों जैसे कि ला वेलेटा, मार्सा और गोजो में होगा। ये कुछ प्रमुख शहर हैं, मतलब यहां पर आयोजन होगा, तो ये भी कथन सत्य है। और वही अगला सवाल देखिएगा, अगला कथन देखिएगा, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का जो पिछला संस्करण था, आई मीन यहां पर हम 7वें संस्करण की बात कर रहे हैं, तो 2023 में ये त्रिनिदाद और टोबैगो में आयोजित हुआ था। अच्छा ये चीजें हम पढ़ा चुके हैं आपको, ये वाला कथन 4, अभी फिलहाल ये जानकारी अपडेट कर लीजिए। और वैसे में ये चारों कथन यहां पर सत्य है, तो सभी कथन यहां सत्य है। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है, ये तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है 8वां एडिशन। ये चीजें हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, कुछ भी यहां से अगर अपडेट आती है। लेकिन अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में जो 22वां संस्करण आयोजित हुआ 2022 में, और इसको लेकर जानकारी यहां पर हमने लिखा है, बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजित हुआ था, भारत भी यहां पर भाग लिया था। और भारत ने यहां पर, भारतीय एथलीटों ने एक्चुअली में 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक, कुल 61 पदक जीता था और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था। ऑस्ट्रेलिया 178 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स को ही हिंदी में राष्ट्रमंडल, खास करके कॉमनवेल्थ गेम्स को, हम गेम्स की बात कर रहे हैं, हालांकि कॉमनवेल्थ नेशन भी होते हैं, वो चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स को राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है। इसका अगला जो संस्करण है 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, ये चीजें ध्यान रखिएगा। 2022 में 22वां संस्करण जो था पैरी द बुल, इसका शुभंकर था। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक नजर इस मैप पर डालिएगा, एक वर्ल्ड मैप को लेकर जानकारी यहां पर आपके बीच हमने रखा है। जो ब्लू जो क्षेत्र, जो ब्लू जोन आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर एशिया में भारत की स्थिति को आप देख रहे हैं, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, मतलब यहाँ पर जितने भी क्षेत्र आपको इस तरह से दिख रहा है ना, ये सभी कॉमनवेल्थ नेशन है। मतलब वो सारे देश जहां पर ब्रिटेन ने शासन किया है, जो एक प्रकार से औपनिवेशिक शक्ति वहां पर ब्रिटेन ने स्थापित की, और एक संधि स्वरूप, मतलब वो देशों को आजादी मिली। क्योंकि आप यहां पर अगर भारत को एक उदाहरण के रूप में देखेंगे, तो भारत भी ब्रिटेन का यानी अंग्रेजों का गुलाम रहा, और एक संधि स्वरूप हमें आजादी मिली थी।
तो आप ये बोल सकते हैं कि भारत भी एक कॉमनवेल्थ नेशन है, यानी कि राष्ट्रमंडल देश है, और केवल राष्ट्रमंडल देश ही इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। आई होप कि आप यहाँ पर चीजों को समझ रहे हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में अर्जेंटीना द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने का निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। कथन एक है कि अर्जेंटीना 17 मार्च 2026 को WHO से अलग होने की प्रक्रिया पूरी की है, और वैसे ये कथन जो है ये सत्य है। अभी 17 मार्च को फाइनली अर्जेंटीना इससे बाहर हो गया। कथन दो है कि WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी मुख्यालय जो है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये ध्यान रखिए, और ये भी कथन यहाँ पर सत्य है। अगला कथन है कि अर्जेंटीना WHO से अलग होने वाला विश्व का पहला देश बना है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि यहाँ फिलहाल हमारे पास तो नहीं है। कुछ समय पहले अमेरिका ने भी घोषणा की थी, WHO और भी बहुत सारे संगठन से लेकर बाहर होने को लेकर। हालांकि ये चीजें डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था 2020 से, मतलब उसमें भी यहाँ पर आपको इस तरह की जानकारी देखने को मिलता है WHO से बाहर होने को लेकर। तो इसकी पुष्टि फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको जानकारी है तो जरूर बताइएगा। मेरे नज़र में ये कथन यहाँ मतलब आंशिक रूप से सत्य हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये असत्य है। अगला कथन 4 है कि WHO का मुख्य कार्य वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी सहयोग और नीतियों का बढ़ावा देना है। तो ये कथन यहां पर बिल्कुल सत्य है। 1, 2 और 4 कौन से विकल्प में है? तो विकल्प नंबर ए में है, यही इसका राइट आंसर होगा। एक और प्रश्न है यहां पर, देखिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का जो मिलान है उस संदर्भ में, जैसे कि डेट पूछा गया है, इसकी शुरुआत पूछा गया है, और इसका मुख्यालय कहां पर है, इस संदर्भ में प्रश्न है। और पूछा क्या गया कि कौन सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ये तो कथन यहां पर सत्य है। हमें पूछा गया है कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए, अगर ये यहां पर सत्य हो जाता है तो अमूमन ये आपके दिमाग में क्लिक करता है, अच्छा अगला ही डेट है यहां पर, मतलब डिफरेंट है, और ये आंसर हो सकता है। लेकिन एक बार हम नीचे भी चेक कर लेते हैं। जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, तो ये भी सत्य है। लेकिन असत्य केवल यही है, 2 दिन यहाँ पर दिया गया है, 23 और 24 मार्च। जब 23 मार्च को ये दिवस माना जाता था, 24 मार्च ये होगा ही नहीं, तो यही इसका राइट आंसर होगा, है ना। अब यहाँ पर आज का ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बिहार का पहला जीविका दीदी हाट निम्न में से कहाँ खोला गया है। कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया हुआ है, आप लोग बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। और दोस्तों, हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के मटेरियल हैं या फिर बीपीएससी वाले कोर्स में भी करंट अफेयर्स का विजेता बैच शामिल है, ये तमाम चीजें अगर आपको चाहिए तो प्ले स्टोर से बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। जैसे बीपीएससी एडीओ का टेस्ट सीरीज, ये सभी आप 50% डिस्काउंट के साथ केवल आज के लिए प्राप्त कर पाएंगे। और BM50 कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये 1100वां क्लास है करंट अफेयर्स का, एक माइलस्टोन हमने अचीव किया है। तो ऐसे में आपको ये एक उपहार स्वरूप हमारी तरफ से दिया जा रहा है। करंट अफेयर्स के विजेता बैच हों, इसके अतिरिक्त और भी बैच चलते हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल PDF आपको लेना है, तमाम कोर्सेज, टेस्ट सीरीज आदि चीज़ों में 50% का फ्लैट डिस्काउंट। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो 8228947923 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर संपर्क कीजिएगा। एकदम डिटेल में तमाम चीज़ें अगर वहाँ पर जानकारी आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।